हेलो माय व्यूअर्स, मैं आपका आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज मैं आपका के लिए वीडियो लेकर आई हूं भारत में हुए प्रमुख आंदोलन, घटनाएं और समझौतों पर। क्योंकि आजकल जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें इन घटनाओं में से डीपली से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैंने भी आपके लिए उसी हिसाब से वीडियो तैयार किया है, जिसमें मैंने इन्हीं सभी घटनाओं और आंदोलनों को शामिल किया है, जैसे कि होम रूल आंदोलन, लखनऊ पैक्ट, रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, चौरी चौरा कांड, स्वराज पार्टी। ये सभी मैंने सभी को शामिल किया है, सारे को ही मैंने एक ही वीडियो में सम्मिलित कर लिया है। भारतीय राष्ट्रीय प्रमुख आंदोलन और घटनाएं, आज की वीडियो में हम इन्हीं को पढ़ने वाले हैं, जो 1885 से लेकर 1851 के बीच हुई थे। ये टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट समय है, जिस समय बहुत सारी घटनाएं घटित हुई हैं। होम रूल आंदोलन, लखनऊ पैक्ट, रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, चौरी चौरा कांड, स्वराज पार्टी, गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता, पूना पैक्ट, फॉरवर्ड ब्लॉक, शिमला सम्मेलन और भूदान आंदोलन। सबसे पहले 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई। इसके संस्थापक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो ये अक्सर पूछा जाता है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से याद रखें। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एओ ह्यूम इनका शॉर्ट में नाम है, जो स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, इनके द्वारा की गई थी। और इसकी स्थापना का स्थान है बम्बई के गोकुल धाम तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसकी स्थापना की घोषणा हुई थी। और उस समय वायसराय जो थे वो लॉर्ड डफरिन थे, जो वायसराय थे लॉर्ड डफरिन थे। दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण और इसका जो नाम रखा था, दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा था। पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, जिसको बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उन्होंने कर दिया था। इसके बाद आते हैं होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ था। इस होम रूल आंदोलन का जो है आयरलैंड के होम रूल से प्रभावित था, बिल्कुल उसी के आधार पर किया गया था। और इसमें दो लोगों ने मुख्य भूमिका निभाई थी। इसमें बाल गंगाधर तिलक बेलगांव पुणे से इसका नियंत्रण कर रहे थे, और एनी बेसेंट मद्रास से इसका संचालन कर रही थी। होम रूल के बाद आता है रॉलेट एक्ट, जो 19 मार्च 1919 को लागू हुआ था। इसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता है, और ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारत का काला कानून किसे कहा जाता है। तो ये रॉलेट एक्ट है, और 19 मार्च 1919 इसकी डेट भी पूछी जाती है, इसलिए इसको विशेष रूप से ध्यान रखें कि डेट और ईयर ये बहुत बार पूछा गया है, इसलिए इसको विशेष ध्यान से पढ़ें। जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। अर्थात अगर अंग्रेज सरकार को ये शक होता था कि ये लोग सरकार के खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रहे हैं, तो बिना कोई कारण बताए संदेह के आधार पर उन लोगों को गिरफ्तार कर लेती थी। इसीलिए इसको बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया था। इसमें दो लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल। इन दोनों ने इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक इस घटना के 3 दिन बाद अर्थात 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 1919 में ही रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब में बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके खिलाफ लोग सभाएं कर रहे थे और अपनी सरकार के खिलाफ अपनी बातों को बुलंद कर रहे थे। तो इसी कारण यहाँ जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई, और यह शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे, पर जनरल डायर ने इन पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। इस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, बहुत से एग्जाम में आया है कि सर की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्यों लौटा दी थी, किस घटना के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी। तो इसको चाहे नोट करके रख लें कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण उन्होंने ये सर की उपाधि लौटा दी थी।
आज के समय में भी अगर कोई व्यक्ति शासन से खुश नहीं होता तो वो भी अपनी जैसे डॉक्टरेट की डीलिट की उपाधि है या पद्म विभूषण है, इसकी उपाधियों को वापस कर देता है। तो इसी तरह से उन्होंने भी अपनी सर की उपाधि वापस कर दी थी। इस घटना की जांच के लिए था जो 13 अप्रैल को जो जलियांवाला कांड हुआ था, इसकी घटना के लिए हंटर कमीशन को नियुक्त किया गया। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार जो कमेटी की रिपोर्ट आई उसके अनुसार 379 व्यक्ति मारे गए, परंतु कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए थे। और यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है, इसको ध्यान रखेंगे कि जलियांवाला बाग में हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग किया था। ये अक्सर पूछा नहीं जाता, लेकिन आजकल एग्जामिनर पेपर को टफ बनाने के लिए पूछ भी सकता है कि किस भारतीय ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में डायर की मदद की थी, तो वो है हंसराज। इसके बाद खिलाफत आंदोलन हुआ है। खिलाफत आंदोलन 1919 में ही हुआ है। तो 1919 में 3 आंदोलन हुए हैं। एक रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग कांड, जलियांवाला बाग कांड, और तीसरा है खिलाफत आंदोलन। ये खिलाफत आंदोलन तुर्की में खलीफा के पद के समर्थन में ब्रिटेन के खिलाफ आंदोलन था। ब्रिटेन सरकार खिलाफत आंदोलन इसीलिए हुआ था क्योंकि ब्रिटेन सरकार तुर्की में एक खलीफा का पद होता था। खलीफा एक धार्मिक पद होता था, जैसे हमारे यहाँ किसी के धर्मगुरु का पद होता है, उसी तरह से तुर्की में ये खलीफा का पद था जिसको ये सरकार ख़त्म करना चाहती थी। उसका असर हमारे भारत में भी दिखाई देने लगा, तो जिसके कारण हमारे भारत में भी खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। और इसका नियंत्रण इन दोनों के हाथ में था। शौकत अली और मोहम्मद अली, इन दोनों ने इसका नेतृत्व किया था। इनको अली बंधुओं के नाम से भी जाना जाता है। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। वैसे तो गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन किए, लेकिन इसमें मैंने कुछ महत्वपूर्ण आंदोलनों को ही शामिल किया है। अगर मैं गांधी जी के ऊपर एक वीडियो आपको अगले उसमें प्रोवाइड करा दूँगी, अगली वीडियो में, कि उन्होंने कौन कौन से आंदोलन किए थे। यहाँ पर मैंने केवल महत्वपूर्ण आंदोलनों को ही रखा है। असहयोग आंदोलन 1920 में 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। इसके बाद 2 साल बाद चौरी चौरा कांड हुआ। असहयोग आंदोलन सरकार को सहयोग न करने के लिए लोगों ने कसम खाई कि हम सरकार का सहयोग नहीं करेंगे, जिसके फलस्वरूप उन्होंने सरकार के कामों में सहयोग करना छोड़ दिया। किसी भी प्रशासनिक कार्य में भाग लेना बंद कर दिया। सरकारी टीचर्स ने पढ़ाना बंद कर दिया। वकीलों ने वकालत बंद कर दी। जिनको भी उपाधियां मिली हुई थी उन्होंने अपनी सभी उपाधियां वापस कर दी। इस तरह से असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। सन 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ। जब ये असहयोग आंदोलन चल रहा था उसी समय चौरी चौरा कांड की घटना होती है। महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 को कुछ लोगों की गुस्साई भीड़ ने गोरखपुर के चौरी चौरा के पुलिस थाने में आग लगा दी थी। इसमें 23 पुलिस वालों की मौत हो गई थी, जिसके कारण दुखी होकर महात्मा गांधी ने ये अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, क्योंकि वो अहिंसा के समर्थक थे, वो हिंसा नहीं चाहते थे। इसके बाद है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो 1930 में हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को हुई ईस्वी को दांडी मार्च के साथ की थी, जब उन्होंने दांडी की यात्रा की थी। 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने एक 11 सूत्रीय मांग पत्र रखा था लॉर्ड इरविन के सामने, जिसको लॉर्ड इरविन ने अस्वीकार कर दिया था। ये 11 सूत्र मांग पत्र था जिसको इरविन ने अस्वीकार कर दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया, अर्थात विनय सहित अवज्ञा करना, कि सरकार की बात को भी नहीं मानना और सरकार को ये भी विरोध भी दिखाई देना। इस तरह से ये सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। गांधी जी के आंदोलनों का प्रभाव पूरे देश में हो रहा था, जिससे ब्रिटिश सरकार
घबराई हुई थी और इसलिए उन्होंने एक नीति बनाई जिसके तहत उन्होंने गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। गोलमेज सम्मेलन में क्या था, एक गोल मेज थी जिस पर सभी देशों के प्रतिनिधियों को बैठने का अवसर मिलता था। ये जैसे आप मान लीजिए आपके घर में जो डाइनिंग टेबल है जिस पर घर का एक मुखिया बैठता है, जो यहाँ बैठेगा वो मुखिया होगा और सभी इधर बैठेंगे। लेकिन उन्होंने क्या बड़ी ही चालाकी से एक गोलमेज का आयोजन किया जिसमें कि कोई भी हेड नहीं था, सभी बराबर थे, सभी को इन सीटों पर ही बैठना था जो गोलमेज के पास में लगी हुई थी। उन्होंने गांधी जी को फंसाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि हम सभी समान हैं, भारतीयों के साथ भी समान व्यवहार करते हैं, इसलिए उन्होंने लंदन में एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। 1930 में उन्होंने गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को और कांग्रेस को निमंत्रण दिया, किंतु क्योंकि भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था इसलिए गांधी जी इस सम्मेलन में शामिल नहीं हुए। और ये भी याद रखें कि जितने भी 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं और तीनों ही लंदन में हुए थे और तीनों की साल याद रखेंगे, बड़े ही क्रम से दी हुई हैं कि पहला 30 में हुआ है, दूसरा 31 में हुआ है और तीसरा 32 में हुआ है। इसलिए साल याद रखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि पहला गोलमेज सम्मेलन 1930, दूसरा 1931, तीसरा 1932। और भीमराव अंबेडकर ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। वैसे तो कई व्यक्तियों ने भाग लिया था, लेकिन परीक्षा में जब भी पूछा जाता है तो उसमें ऑप्शन भीमराव अंबेडकर का ही मिलता है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड था। कभी भी कंफ्यूज न हो परीक्षा में कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था या तीसरे के समय कौन था। तीनों के समय ही, क्योंकि ये 3 लगातार 31, 31, 32 में हुए, तो उस समय तीनों साल में रैमजे मैकडोनाल्ड ही वहाँ का प्रधानमंत्री था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, तिथि इसकी नहीं पूछी जाती है, केवल आप साल याद रखिएगा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। स्थान इसका सेंट जेम्स पैलेस लंदन था और वायसराय उस समय लॉर्ड इरविन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महात्मा गांधी जी ने इसमें भाग नहीं लिया था, इसलिए जो ब्रिटिश सरकार, इंग्लैंड सरकार की जो नीति थी वो असफल रही थी, उन्हें इसमें सफलता नहीं मिली। मुस्लिम लीग के नेता उस समय मोहम्मद अली जिन्ना थे, आगा खान और मोहम्मद अली ये उसमें शामिल थे और दलित वर्ग के नेता बाबा भीमराव अंबेडकर बने हुए थे। इन्होंने दलित वर्ग के नेता के रूप में इस सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था। लॉर्ड इरविन की शर्तें थीं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त किया जाए, कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने आए। लॉर्ड इरविन की शर्तें थीं, सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त किया जाए, कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन आए, ब्रिटिश सामान का बहिष्कार न किया जाए। महात्मा गांधी जी की शर्तें थीं, 11 सूत्रीय मांग रखी गांधी जी ने इसके बदले। जब लॉर्ड इरविन ने ये शर्त रखी कि गांधी जी को गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने जाना पड़ेगा और कांग्रेस को जाना पड़ेगा और सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने का जब इरविन की तरफ से शर्त रखी गई तो गांधी जी ने भी अपना 11 सूत्रीय पत्र रख दिया। उसमें एक, पूर्ण रूप से शराब पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई। दूसरे, विनिमय की दर घटाकर 1 शिलिंग 4 पैसा कर दी जाए, 1 शिलिंग 4 पैसा करने की मांग रखी गई। भूमि का लगान आधा हो और उस पर काउंसिल का नियोजन रहे, उन्होंने ये मांग पत्र की। नमक कर को समाप्त करने की मांग की। सेना संबंधी जो व्यय था उसमें 50% की कमी की मांग की। गांधी जी का कहना था कि जो सेना पर व्यय किया जा रहा है उसमें लगभग आधे की कमी की जाए। बड़ी बड़ी सरकारी नौकरियों के वेतन को भी आधा करने की मांग रखी गई। विदेशी वस्त्रों के आयात पर निषेध लगे।
भारतीय समुद्र तट केवल भारतीय जहाज़ों के लिए सुरक्षित रहे और इसके लिए कानून का निर्माण हो। गांधी जी का कहना था कि जो भारतीय समुद्र तट है केवल भारतीय जहाज़ों के लिए सुरक्षित किया जाए और इसके लिए सरकार कानून बनाए। सभी राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया जाए, सभी 10 गुप्तचर पुलिस हटा दिया जाए और उस पर जनता का नियंत्रण हो। आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने की अनुमति दी जाए। सरकार ने इस मांग पत्र पर स्वीकृति तो मान ली, लेकिन वो उसको लागू करना नहीं चाहते थे। अब इस समझौते के बाद दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ जो 7 सितंबर 1931 को हुआ। इसका स्थान था सेंट पॉल पैलेस, लंदन, और उस समय वाइसराय थे लॉर्ड लिलिथगो। और इसमें शामिल होने वाले सदस्य थे मुस्लिम लीग से मोहम्मद अली जिन्ना थे, दलित वर्ग से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर थे और कांग्रेस से महात्मा गांधी ने इसका नेतृत्व किया था। गांधी जी SS राजपूताना जहाज से लंदन आए थे। फ्रैंक मॉरिस ने गांधी जी को अर्धनग्न फ़कीर कहा था। ये दोनों ही बातें मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ध्यान रखने की हैं। आप इसको ध्यान रखेंगे कि किसने गांधी जी को अर्धनग्न फ़कीर कहा है, तो इसका जो फ्रैंक मॉरिस है ये नाम ध्यान रखें। और ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है कि गांधी जी किस जहाज़ से लंदन आए थे, तो उस जहाज़ का नाम था SS राजपूताना। तीसरा गोलमेज सम्मेलन इतना महत्वपूर्ण नहीं है और ज़्यादातर पूछा भी नहीं जाता है। इसके लिए केवल इतना याद रखें कि ये सन 1932 में हुआ था और तीनों गोलमेज सम्मेलन का स्थान लंदन है। ये भी आपको ध्यान रखना है, तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में ही हुए हैं। और कांग्रेस के बहिष्कार के कारण यह सम्मेलन असफल रहा था, क्योंकि कांग्रेस जब ब्रिटिश सरकार ने उनकी शर्तों को नहीं माना था तो कांग्रेस ने इस तीसरे सम्मेलन में भाग लेने से मना कर दिया था, इसलिए ये सम्मेलन असफल रहा था। जब ये सम्मेलन असफल रहा तीसरा सम्मेलन, तो पूना समझौता हुआ। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को यरवदा जेल पुणे में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच हुआ था। परिणाम इसका ये हुआ कि केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए सुरक्षित सीटों को 18% बढ़ा दिया गया और प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए 71 से बढ़ाकर 148 सीटें कर दी गईं। मुस्लिम लीग के जो नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने 24 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की थी। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को वायसराय माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की योजना रखी। भारत 15 अगस्त 1947 को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है और पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को योजना बनाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। ये जो रेखा है, ये जो इसमें जा रही है, ये वाली रेखा, इसको रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। और इन्होंने बिना भारत आए, रेड क्लिफ भारत नहीं आए थे, इन्होंने वहीं से भारत का नक्शा रखा और वहाँ से ये रेड क्लिफ रेखा खींच दी। इसका परिणाम ये हुआ, किसी का घर हिंदुस्तान में था तो खेत पाकिस्तान में, किसी का खेत पाकिस्तान में था और घर हिंदुस्तान में। और इन्होंने इसका दूसरा हिस्सा जो ये बांग्लादेश है, ये रेखा भी इन्होंने ही खींची थी। अब ये बांग्लादेश हो गया, पहले ये पाकिस्तान का ही हिस्सा था। इस तरह से इन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा खींची। अब आता है अंत में भूदान आंदोलन। ये भूदान आंदोलन 1951 को विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया और इसमें अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि भूदान आंदोलन में सबसे पहले भूमि दान करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो वो थे रामचंद्र रेड्डी। और इसी के साथ हमारा वीडियो आज का समाप्त होता है। अगली वीडियो में इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके लिए हम आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।